डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू। चुनाव आयोग ने नए विधानसभा के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक। 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर नए मुख्यमंत्री का हो सकता है शपथ ग्रहण। 7 मई को होगा बिहार सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, नीतीश कुमार, नितिन नवीन होंगे शामिल। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जदयू से 12 मंत्रियों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के सामने धमाका। देर रात करीब 11 बजे अमृतसर से भी खासा में आर्मी कैंप के सामने ब्लास्ट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर लगाया धमाके का आरोप। पुणे में जहरीले दूध का खेल। दुकान से खरीदा गया दूध उबालते ही बना प्लास्टिक जैसा पदार्थ। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल। अधिकारियों से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग। ईरान डील में प्रगति होने पर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोका। कहा शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए है विराम। अगले 48 घंटे में आ सकती है अच्छी खबर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 4 मई को नतीजे आने के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर साफ हो चुकी है। 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। तो वहीं करीब 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के नतीजे आने के बाद नई विधानसभा के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। सूत्रों की माने तो 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री और बंगाल के पर्यवेक्षक बने अमित शाह कोलकाता आ सकते हैं। वहीं 9 मई को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। इसी दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए इसे खास भी माना जा रहा है। इससे पहले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमित्र भट्टाचार्य ने भी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। इसके साथ ही नई सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। चुनाव आयोग का ये नोटिफिकेशन पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने और अपना इस्तीफा देने से इनकार करने के बीच में आया है। कोलकाता में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं अब इस्तीफा क्यों दूं? हम असर मायने में नहीं हारे हैं। ये परिणाम बड़े पैमाने पर धांधली है और वोटों की लूट को दिखाते हैं, तो फिर इस्तीफे का सवाल ही कहां उठता है। उधर पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी नई विधानसभा के गठन को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग की अधिसूचनाओं से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विजयी दलों के नेताओं को विपक्षी राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार गठन का दावा पेश करने का रास्ता खुल गया है। तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, असम का 20 मई, केरल का 23 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हाल ही में बनी बिहार सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह होने जा रहा है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। इसको लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। उधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू नेताओं की लंबी मनोबल में बात के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निशांत कुमार तैयार हो गए हैं। दरअसल निशांत कुमार लंबे समय से किसी भी राजनीतिक पद को स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और करीबियों ने उन्हें समझाया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में उनका सरकार में शामिल होना राज्य और पार्टी के भविष्य के लिए अनिवार्य है।
वहीं जदयू से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बुधवार को कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट में 16 मंत्री पद चाहती है। माना जा रहा है कि जदयू के कोटे से ज्यादातर पुराने चेहरों को ही दोहराया जाएगा। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा, श्रेयसी सिंह समेत कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान को लोजपा रामविलास के कोटे से 2 मंत्री, जीतन राम मांझी की पार्टी HAM से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी 1 मंत्री शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि पिछली सरकार में जो फॉर्मूला था उसमें बदलाव के कोई कारण दिखाई नहीं देते। पिछली बार जिस तरह से मंत्रिमंडल बना था वह होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा को 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करना पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। भाजपा ने ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ को तोड़ते हुए सरकार बनाई। माना जा रहा है कि हिंदू वोट बैंक के एकजुट होने से यह जीत संभव हुई। इस परिणाम से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बंगाल में हुए इस राजनीतिक बदलाव का असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बंगाल की सियासी हलचल का असर अक्सर झारखंड तक पहुंचता है। ऐसे में यहां भी समीकरण बदलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश संगठन पर सवाल उठाते हुए पार्टी प्रभारी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी संगठन के कामकाज पर असंतोष जताया है। झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों में भी खटास बढ़ी है। बंगाल और असम में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद झामुमो का भरोसा कमजोर हुआ है। असम और बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी नाराजगी है। बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते रहे थे, जबकि कांग्रेस के मंत्री अपने उम्मीदवारों के साथ थे। नतीजे उम्मीद के विपरीत आने से गठबंधन में असहजता बढ़ी है। झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस झामुमो के बिना कुछ भी नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बंगाल की जीत का झारखंड की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से झारखंड की राजनीति में भूचाल आने की संभावना बढ़ गई है। जिस प्रकार से महागठबंधन के अंदर झामुमो और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी के बाद अब कांग्रेस के अंदर ही असंतोष पैदा होने लगा है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा से खास बातचीत कर आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कई अहम मुद्दों पर उनका जवाब जाना। तो वहीं इस दौरान पार्टी महासचिव ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में घोटालों को लेकर भाजपा के आरोपों पर भी जमकर पलटवार किया। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद 3 राज्यों में भाजपा ने अपने सत्ता का परचम लहराया है और बाकी 2 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु जिसमें से एक है, वहां पर एक्टर विजय ने बाजी मारी है। पहली बार चुनाव में उतरे और उन्होंने सत्ता हासिल किया है। बंगाल में हुई है जो भाजपा जीती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं कि महागठबंधन जो झारखंड में साथ है वो अगर वहां साथ नहीं थी इसलिए ऐसा परिणाम देखने को मिला। बंगाल में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और ना ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। बंगाल में चुनाव देश का चुनाव आयोग लड़ा और बंगाल में जीत भी चुनाव आयोग की हुई है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सिक्के के एक पहलू हैं और स्वाभाविक तौर पे जब एक पहलू निकल जाएगा तो सिक्का खोटा हो जाएगा, वो सिक्का बाजार में नहीं चलेगा। तो जब तक सिक्का एक है उस सिक्के की वैल्यू है। कौन सा घोटाले पे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है ये हमें आप बता दें। टेंडर को लेकर कुछ सवाल उठे, भाजपा ने भी जी। चूंकि जब आप प्रश्न करती हैं तो उन प्रश्नों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी टेंडर के मामले में मुख्यमंत्री ने कोई जांच का आदेश नहीं दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले पूरे प्रोसेस को देख लें, पढ़ लें। टेंडर की प्रक्रिया जेम पोर्टल के द्वारा होती है और जेम पोर्टल के द्वारा जब टेंडर की प्रक्रिया होगी, जब जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर मिलेगा तो घोटाला भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा।
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घोटाला की हुई है। आप ये कहते हैं कि बदनाम करने की बात सुनने आती है, लेकिन जो कांग्रेस की अगर बात करें तो जैसे राज्य में जो कांग्रेस स्थिति पर है, अगर इसी पर आपसे सवाल किया जाए कि कांग्रेस में खुद भी देखा जाए तो एक साथ सभी चलते नजर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं नाराजगी भी सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जिंदा पार्टी है हमारी, जिंदा पार्टी है। और जहां जिंदा लोग होते हैं, जहां जिंदा नीति होती है, वहां स्वाभाविक तौर पे परिवार बड़ा है हमारा। और जहां बड़ा परिवार होता है वहां किचन में बर्तन भी गिरने की आवाज आती है, चम्मच भी गिरने की आवाज आती है। तो जिंदा पार्टी है हमारा। चलिए, तो सुना आपने, हमारे बीच यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा जी तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आए। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की जो खबरें हैं उससे वो सरह से खारिज करते नजर आए, वो खंडन करते नजर आए इन अफवाह। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा, आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया हथियारों की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इस बात को जानते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, पहचान का संकट था। हम ये मानते थे कि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त कराना है। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। हमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी सख्ती से लागू करना पड़ा था। हम इस बात को मानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के उस मॉडल को सबका रुझान आकर्षित किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद भी की है। हम सब इस बात को मानते हैं कि नेशन फर्स्ट ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं है, यह हर भारतीय सैनिक की सांस में बसने वाला एक संकल्प है। हर भारतीय के लिए जीवन का एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, यह हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं मानता हूं कि हमारे सैनिक सियाचिन की जमा देने वाली ठंड को, रेगिस्तान की तपती रेत को, घने जंगलों का अंधकार हो या समुद्र और आकाश की अनंत चुनौतियां हो, जहां जीवन ठहर जाता है वहीं से हमारे सैनिकों का कर्तव्य शुरू होता है। हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती हैं। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। आज का युद्ध हथियारों के साथ साथ डाटा और टेक्नोलॉजी की भी भूमिका को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, और इसलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष, रणनीतिक रूप से सजग और मानसिक रूप से उतने ही अधिक रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, यह भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्धि। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशानी ना होना पड़े।
महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान ना हो, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग अलग मामलों के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद निस्तारण होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह बुधवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, साथ ही भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी तरह का शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्यार किया और उन्हें आशीर्वाद के साथ चॉकलेट दी। इस दौरान उन्होंने एक महिला के साथ आए 2 बच्चों से हंसी ठिठोली भी की और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश हैं। इस संख्या को 4 और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी। मूल रूप से लागू उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कानून 1956 में प्रधान न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई थी। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा इस संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और कानून में एक अन्य संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1986 के तहत प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। इसके बाद 2009 में एक नए संशोधन के माध्यम से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 में पारित होने के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या आखिरी बार 30 से बढ़ाकर 33 प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर कर दी गई थी। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में अब पर्यटकों को नए और प्रेरणादायक अनुभव का अवसर मिलेगा। यहां लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। 18 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर स्मारक में लाइट एंड साउंड शो का कार्य कराया गया है। यह आधुनिक तकनीक पर आधारित शो बाबा साहब के बचपन से लेकर संविधान निर्माण तक के सफर को रोचक दृश्यों, प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से जीवंत करता है। 30 मिनट की फिल्म और देशभक्ति के गीत प्रस्तुत करने के लिए 6 प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। पुणे जिले के दौंड तालुका स्थित पाटस इलाके में मिलावटी दूध की बिक्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्थानीय निवासी ने दुकान से दूध खरीदा था, लेकिन घर पर उबालने के बाद दूध खराब हो गया और उसमें प्लास्टिक जैसा पदार्थ बनने लगा। बताया जा रहा है कि दूध में बड़ी बड़ी गांठें बन गई और वह पदार्थ खींचने पर रबड़ की तरह फैलने लगा, जिससे लोग हैरान रह गए। प्राथमिक तौर पर यह दूध केमिकल युक्त होने की आशंका जताई जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है और लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जालंधर के बाद अब अमृतसर में खासा कैंप के पास स्थित आर्मी कैंप के बाहर मंगलवार देर रात जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार धमाका रात करीब 11 बजे के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम और ड्रग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि धमाके से
आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगी टीन की चादरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने अनुसार पूरे क्षेत्र में पुलिस और सेना की भारी तैनाती कर दी गई है। अमृतसर देहाती के एसपी आदित्य वारियर ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही हैं और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का खुलासा किया जा सकेगा। अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए हैं? 3 ब्लास्ट हुए हैं। अभी चेक कर रहे हैं विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की। उन्होंने कहा ईरान के साथ एक व्यापक समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध ईरान के खिलाफ अभियान में हमारी जबरदस्त सैन्य सफलता और इसके अलावा ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई बड़ी प्रगति के आधार पर हम आपसी सहमति से यह तय कर सकते हैं कि जबकि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को यह देखने के लिए थोड़े समय के लिए रोका जाएगा कि समझौते को अंतिम रूप दे दिया जा सकता है या नहीं। ट्रंप का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा यह घोषणा करने के कुछ घंटों बाद आया कि 28 फरवरी को शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बाद समाप्त हो गया है। तेहरान ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ट्रंप के पोस्ट के तुरंत बाद अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा 2.30 गिर गया और 100 प्रति बैरल से नीचे आ गया, जो 2 महीने पहले संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ने के बाद एक महत्वपूर्ण सीमा थी। प्रोजेक्ट फ्रीडम को सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था। ट्रंप ने रविवार को ऑपरेशन की घोषणा की थी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अगले दिन से लागू करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस ऑपरेशन से संकरे समुद्री मार्ग में तनाव पैदा हो गया है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। यूएई ने दावा किया कि उसके जहाजों पर ईरान ने हमला किया। अमेरिका ने भी कहा कि उसने ईरान की कई छोटी नाव को नष्ट कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।